आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत रिलेवेंट टॉपिक है। चलिए डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं टॉपिक की। टॉपिक का नाम है शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है सबसे पहले जानेंगे कि एससीओ है क्या। ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुई थी। ठीक है, दरअसल सोवियत रूप से विघटन के बाद से मध्य एशिया के सीमावर्ती क्षेत्रों में विश्वास निर्माण के उपाय करने और मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान ने 1996 में शंघाई 5 नाम से पहले इसका गठन किया था। इसके बाद राजनीतिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को शामिल करने के लिए अपने एजेंडे के उन्होंने विस्तार किया और 2001 में उज्बेकिस्तान, जो कि इसकी बॉर्डर ना तो चीन की बॉर्डर से ना तो रूस के बॉर्डर से की सीमा लगती है, को इसमें शामिल किया। उज्बेकिस्तान जिसकी सीमा दोनों से ना रसिया से लगती है ना तो चाइना से लगती है। ठीक है, इस प्रकार शंघाई 5 यानी बाद में शंघाई 6 के रूप में अस्तित्व में आया। सैद्धांतिक रूप में यह यूरोसियाई केंद्रीय क्षेत्रीय संगठन है और अपनी स्थापना के केवल 2 दशकों में एक मजबूत क्षेत्रीय मंच के रूप में ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को सबसे वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशनों में से ये क्या है, एक जैसे ब्रिक्स है उसी प्रकार ये भी क्या है, एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मंच के रूप में यह उभरा है। ठीक है, तो देखिए जब इसकी स्थापना देखिए ये जैसे रसिया है ये, ठीक है, उसके ये तो जब पहले स्थापना जब हुई तो इसमें उन देशों को शामिल किया गया जो चाइना और इसके बॉर्डर को टच करते, जैसे कजाकिस्तान को शामिल किया गया, किर्गिस्तान को शामिल किया गया, ठीक है, ताजिकिस्तान को शामिल किया गया। ठीक है, लेकिन उज्बेकिस्तान को कब शामिल किया गया? 2001 में, जबकि इन दोनों के इसका जो बॉर्डर है, इसके देश का बॉर्डर है, ना तो इससे लगता है ना तो इससे लगता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको शामिल किया और बाद में धीरे धीरे विस्तार होता है। तो देखिए एक यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट नया एक तो है कि सैद्धांतिक रूप से यूरोसेरिया का एक केंद्रित संगठन है। अब यूरोसेरिया क्या होता है इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यूरोप और एशिया इक्वल टू यूरोसेरिया, अतः यूरोप और एशिया, ठीक है, यूरोप और एशिया के, ठीक है, यूरोप और एशिया देशों के, ठीक है, यूरोप और एशिया देशों के को यूरोसियाई देश कहा जाता है। ठीक है, यूरोप और एशिया के जो देश होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? यूरोसियाई देश कहते हैं। इनका मतलब ये हुआ कि यूरोप में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रसिया है। यूरोप का सबसे बड़ा देश रसिया है। तो और जो देश, ठीक है, और जो विस्तृत, जिसका रूस एक विस्तृत देश है, जो एशिया और यूरोप दोनों में अधिफल है। यूरेशिया मतलब होता है कि वे देश जो क्या, जो कहाँ, यूरोप तक, ठीक है, यूरोप तक और एशिया तक फैले हुए हैं, इन दोनों के बीच में जो आते हैं उनको हम बोलते हैं यूरेशिया, यानी कि जिनका फैलाव यूरोप तक भी है और एशिया तक भी है। ठीक है, उनको हम यूरेशिया कंट्री बोलते हैं। जैसे रसिया यूरोप तक भी है और इसका एशिया तक भी, उसी प्रकार ये सब जो देश हैं, ठीक है, ये एशिया में भी है और यूरोप की तरफ भी में फैले, उनको हम बोलते हैं यूरेशिया कंट्री। ठीक है, मतलब यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों पर जो फैले होते हैं उनको हम यूरेशिया कंट्री कहते हैं। ठीक है, इस संगठन का जो विस्तार है 2017 में हुआ। कब हुआ था? 2017 में, जब भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 में इसके पूर्ण सदस्य के रूप में बने थे। दूसरा विस्तार भारत की अध्यक्षता, चूँकि भारत ने इसकी अध्यक्षता 2023 में की थी, तब उसमें ईरान को इसके 9वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। इस प्रकार इसका विस्तार कहाँ तक? पश्चिमी एशिया तक हो गया। यानी पहले इसमें वो आया, भारत और पाकिस्तान आया, तो इस प्रकार दक्षिण एशिया तरफ आया, और बाद में ये क्या, इसमें ईरान जब आया तो पश्चिम एशिया तक इसका विस्तार हो गया। ठीक है, बेलारूस की सदस्यता की प्रक्रिया अगले साल यानी इस साल 24 में एससीओ शिखर सम्मेलन तक पूर्ण होने की संभावना है। यानी कि इस साल इसमें क्या होता है कि बेलारूस सदस्य बनने वाला था, लेकिन इस साल वो नहीं बना है। ठीक है, अब एससीओ क्यों इम्पोर्टेंट है? कि एससीओ की आबादी जो है, वैश्विक आबादी, ग्लोबल जो इसकी पॉपुलेशन है वो 40% है, और वैश्विक सकल यानी ग्लोबल जीडीपी जो है 30% शेयर करती है। यानी विश्व का ये 40% पॉपुलेशन को शेयर करता है और 33% यह जीडीपी को शेयर करता है पूरे विश्व का। ठीक है, इसके अलावा देशों के लिए एससीओ, अगर मान लो कोई भी देश एससीओ से संबंध
होना चाहता है या संबंधित संबंध बनाना चाहता है तो 3 तरीके से कर सकता है। या तो उसका परमानेंट मेंबर बन जाए वो, या उसका ऑब्जर्वेशन कंट्री बन जाए, पर्यवेक्षक देश बन जाए, या डायलॉग पार्टनर संवाद साझेदारी वाला पार्टनर डायलॉग पार्टनर बन जाए। इस तरह वो 3 तरीके से एससीओ के सदस्यता या एससीओ के से संबंधित हो सकता है। ठीक है, अफगानिस्तान, मंगोलिया और बेलारूस। ठीक है, अफगानिस्तान, मंगोलिया और बेलारूस इसके पर्यवेक्षक देश हैं, ऑब्जर्वेशन कंट्री है। लेकिन ध्यान देने बात यह है इसमें कि बेलारूस को 2024 में बनाने वाला था मेंबर, जो कि अभी तक नहीं बना। ठीक है, अभी जो पाकिस्तान में जो उसकी बैठक है उसमें बेलारूस को मेंबर नहीं बनाया गया है। और दूसरा, अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद से अफगानिस्तान को अब किसी भी एससीओ की बैठक में आमंत्रित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसकी आतंकवादी गतिविधियों के कारण, क्योंकि तालिबान वहाँ एक्टिव हो गया है और तालिबान को मान्यता एससीओ के कोई भी देश नहीं दे रहे, इसलिए उसको किसी भी बैठक में बुलाया नहीं जा रहा है। देखिए ये मेंबर हैं एससीओ के। ठीक है, एससीओ के जैसे चाइना है। ठीक है, चाइना इसका मेंबर है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, ये इसके परमानेंट मेंबर है। ऑब्जर्वेशन स्टेट में कौन है? अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया। ठीक है, डायलॉग पार्टनर्स में कौन है? आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरबिया। और गेस्ट अटेंडेंस में आसियान, तुर्कमेनिस्तान, सीआईसी और यूएन। ठीक है, ये इसके संबंधित देश हैं। इस तरीके से उसे संबंधित विभिन्न प्रकार के देश का जिक्र हमने किया है। उसके बाद देखिए एससीओ का उद्देश्य क्या है। एससीओ की स्थापना किस उद्देश्य से पहले की गई थी? तो एससीओ का जो मूल रूप से जो एससीओ की स्थापना होती वो इन 3 चीज़ों के, आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद से लड़ने के लिए की गई थी। बाद में इसके धीरे जब एससीओ चार्टर 2023 में बनता है, बाद में जब एससीओ चार्टर बनता है तब ये क्या कर रहा है वर्तमान में जो भी इसके देश हैं वे क्या हैं? वे राजनीति, ठीक है, वे राजनीति, व्यापार, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, अर्थव्यवस्था, इन सब चीज़ों को वो एक मिलके साझा कर रहे हैं। इनका उद्देश्य इन सब चीज़ों को साझा करने का है। शिक्षा, अनुसंधान, ठीक है, शिक्षा, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण सहित आदि सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, वर्तमान में जो एससीओ के सदस्य हैं वो क्या, इन चीज़ों को, इनका उद्देश्य क्या है? एक दूसरे के शिक्षा, अनुसंधान, संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण, राजनीति, व्यापार, ठीक है, इन सबों को सहयोग करना है, एक दूसरे इन सब मामलों में एक दूसरे को सहयोग करना है और उसको बढ़ाना है। ठीक है, ये इनका वर्तमान में उद्देश्य है। अब देखिए भारत और एससीओ क्या संबंध है और किस प्रकार भारत उससे जुड़ा। देखिए भारत जो पहले 2005 में पर्यवेक्षक के रूप में एससीओ में पहली बार जुड़ा था, यानी ऑब्जर्वेशन स्टेट के रूप में जुड़ा था। बाद में 12 साल बाद 2017 में इसका एक पूर्ण सदस्य बन गया, जिससे संगठन की राजनीतिक, आर्थिक, कनेक्टिविटी, सांस्कृतिक, सुरक्षा संबंध उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारत इसका मेंबर हो तो जाहिर सी बात है इसकी कनेक्टिविटी और आर्थिक राजनीतिक में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। 2017 में जब इसका अस्ताना में इसका बैठक चल रही थी तब मोदी जी ने बोला था कि यह सही है कि सदस्यता हमें आज मिल रही है, किंतु आप सभी से के साथ हमारा रिश्ता क्या है, ऐतिहासिक, यानी हम ऐतिहासिक रूप से पहले से भी जुड़े हुए हैं और परस्पर विश्वास और सद्भावना हमारे राजनीतिक और आर्थिक सहयोग की मुख्य आधारशिला रही है। ठीक है, तो इन्होंने ये बयान कब दिया था? जब उन्होंने एससीओ के मेंबर बन रहे थे हम। ठीक है, अब देखिए भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था का समावेश किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महत्व को कई गुना बढ़ा देता है। यह संगठन को मजबूत बनाता है और इसे श्रव्य, संतुलित और स्थिर बनाता है। यानी भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, अगर कोई भी इससे जुड़ता है तो इससे क्या, अन्य संगठन के लिए बहुत बड़ा क्या, बहुत बड़ा एक क्या, बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक है, इससे अन्य देशों को भी लाभ इससे होता है। और जब एससीओ देश भारत को वस्तु और ऊर्जा संसाधन के लिए बड़े निवेशों के रूप में देखते हैं। यानी कि एससीओ के देशों के पास क्या है, 25% प्राकृतिक गैस भंडार है, 50% कोयले का है। ठीक है, दुनिया के ज्ञात यूरेनियम भंडारों का 50% इन्हीं देशों के पास है, जो भी एससीओ की कंट्रीज है। ठीक है, तो भारत के लिए उन्होंने क्या समझा कि भारत एक बहुत बड़ा वहाँ के लिए बाजार हो जाएगा, क्योंकि भारत मैक्सिमम ऊर्जा के जो क्षेत्र है, ऊर्जा जो है, एनर्जी भारत तो आयात ही करता है बाहर के देशों से, तो इन देशों के लिए बहुत बड़ा मार्केट के रूप में भारत है। तो भारत कैसी, इनकी इम्पोर्टेंस इन देशों में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए भारत की एससीओ की अध्यक्षता, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत ने 2023 में अध्यक्षता इसकी किया था। ठीक है, जिस समय G20 किया था, इस अध्यक्षता के दौरान भारत ने क्या क्या काम किए थे? तो भारत ने इस बैठक में 15 स्तरीय बैठकों में 100 से अधिक बैठकें की थी और कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित किया था। इस भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ की अध्यक्षता का जो थीम था वो क्या था कि एक सुरक्षित एससीओ की ओर, यानी कि भारत ने जब इसकी अध्यक्षता की 2023 में, तो उसका जो थीम था कि एक सुरक्षित एससीओ की ओर, प्रधानमंत्री ने सुरक्षित एससीओ की ओर बढ़ने के लिए भारत की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। उन्होंने एक शब्द गढ़ा
क्या सिक्योर। सिक्योर में प्रत्येक लेटर भारत का प्राथमिकता को बता रहा है कि भारत एससीओ से किन किन प्राथमिकताओं की बात कर रहा है, किन किन चीज़ों पे जोर देने की भारत कर रहा है। जैसे एस फॉर क्या है, सिक्योरिटी पे जोर देने की बात कर रहा है, सुरक्षा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आर्थिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ई फॉर आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सी फॉर कनेक्टिविटी, ठीक है, यानी कि हमें कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, ठीक है। इसके बाद यू फॉर यूनिटी यानी एकता को बढ़ावा देना है, ठीक है। आर फॉर संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए समय, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बढ़ावा देना है। और फिर पर्यावरण संरक्षण यानी कि हमको पर्यावरण को बचा के रखना है। यानी कि भारत ने एससीओ की अध्यक्षता के दौरान इन 6 चीज़ों पे सिक्योर जो शब्द है उनके प्रत्येक लेटर में जो उसका मतलब मैंने अभी बताया उन चीज़ों पे जोर देने के भारत कह रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक हुई थी वो 4 जुलाई 2023 को हुई थी और वर्चुअल माध्यम या ऑनलाइन के माध्यम से ये हुई थी, ठीक है। और इस बैठक के दौरान 2023 में ही ईरान को हमने पूर्ण मेंबर बनाया, किसका, एससीओ का पूर्ण मेंबर बनाया था, ठीक है। शिखर सम्मेलन में 2 महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर देने की बात की गई थी नेताओं के द्वारा। 2 चीज़ों घोषणा की गई थी। पहली जो घोषणा वो थी कि कट्टरपंथ, ठीक है, कट्टरपंथ, अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग, ठीक है। दूसरा डिजिटल परिवर्तन, यानी कि हमको इन सबों से निपटने के लिए सहयोग करना है एक दूसरे का, और डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में हम एक दूसरे का सहयोग करना है, ठीक है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा भी कि पिछले 2 दशकों में एशियाई जो है पूरे एशियाई क्षेत्र में शांति, समृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण मंच बन के वह एससीओ जो है एशिया में शांति समृद्धि के लिए बहुत अच्छा मंच बनकर उभरा है। बहुत इसकी महत्ता पर उन्होंने जोर दिया। आगे चलते हैं। अब देखिए इसके अलावा भारत ने क्या किया कि भारत ने 2023 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि विस्तारित, भारत ने बोला कि हम इस क्षेत्र को यानी कि एससीओ में जो भी मेंबर है, जो भी कंट्री उस क्षेत्र में आ रही है, उस क्षेत्र को हम एक्सटेंडेड नेबरहुड यानी कि विस्तारित पड़ोस के रूप में ना देखते, किस रूप में देखते हैं, हम विस्तारित परिवार के रूप में, एक्सटेंडेड फैमिली के रूप में उनको हम देखते हैं। ये भारत ने बोला कि हम हमारे लिए क्या है, ये देशों के जो जितने भी सदस्य, इस संगठन के जो भी सदस्य हैं वो हमारे परिवार के रूप में है, ठीक है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बताया और इसे निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। पता है कि उस समय अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने किसके, पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए बोला था कि हमें आतंकवाद जैसी चीज़ों को निपटने के लिए, हमें वैश्विक शांति करने के लिए हमें मिल के काम करना पड़ेगा, तब इससे हम निपटेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ देश की सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीतियों को साधने का उपयोग करते हैं, यानी पाकिस्तान को उन्होंने यहाँ डायरेक्ट इशारा किया है कि उन्होंने कहा कि कुछ देश सीमा पर आतंकवाद को अपनी नीतियों के साधन के रूप में उपयोग करते हैं और आतंकवादियों क्या करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे भी पाकिस्तान को प्रत्यक्ष रूप से इशारा करते हुए उनकी आलोचना की कि हमें आतंकवादी चीज़ों को निपटने की ज़रूरत, मिलकर निपटने की ज़रूरत है, ठीक है। एससीओ को ऐसे देश की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए। उन्होंने बोला कि जो आतंकवादी गतिविधियों का जो भी बढ़ा रहे हैं उनको आलोचना करने में बिल्कुल संकोच, एससीओ में जो भी कंट्री उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसकी तुरंत आलोचना करनी चाहिए। और अफगानिस्तान में जो चल रहा था, ठीक है, अफगानिस्तान जो समस्या थी उसको निपटाने के लिए उन्होंने इस बात की कि हमें मिल के इनसे सही समस्याओं को निपटाने की ज़रूरत है। तो भारत ने जब अपनी अध्यक्षता के दौरान उन्होंने 5 नए स्तंभ स्थापित किए। उन्होंने बोला कि हमें 5 नए स्तंभों के काम करने की ज़रूरत है, जिसमें उन्होंने स्टार्टअप जोड़ा, इनोवेशन जोड़ा, पारंपरिक चिकित्सा जोड़ा, युवा सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशन और साझा बौद्धिक विरासत। इन चीज़ों पर उन्होंने बोला कि ये हमारे स्तंभ है, इन्हीं के साथ हमें काम करना है, मिलके इन चीज़ों को बढ़ावा देना है, ठीक है। अब देखिए, अब है एससीओ समिट 2024, अभी 15-16 अक्टूबर, ठीक है। हाल ही में अभी 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान में एससीओ की 2024 की बैठक हुई है। उस बैठक में हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में गए हैं। तो उन्होंने अपने संबोधन में, वहाँ के बैठक के जो संबोधन में उन्होंने 5 महत्वपूर्ण पहलुओं पर बल दिया। पहला, उन्होंने बोला एससीओ की 3 चुनौतियाँ हैं। क्या क्या है, आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद, ठीक है। ये 3 चुनौतियाँ और विकास के लिए इनसे लड़ना जरूरी है। उन्होंने पुनः इस मंच से और पाकिस्तान की आलोचना करते हुए उन्होंने बोला, पाकिस्तान को प्रत्यक्ष रूप से इशारा करते हुए बोला कि हमें आतंकवाद चीज़ों से निपटना पड़ेगा, ठीक है। और उन्होंने बोला कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। हम उन देशों से बिल्कुल समझ बनाने की जरूरत नहीं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, ये बोला। इसके अलावा उन्होंने चाइना की तरफ बॉर्डर सम्मान, ठीक है, उन्होंने चाइना की तरफ अप्रत्यक्ष इशारा करते हुए कहा कि आतंकवाद के साथ व्यापार नहीं हो सकता और देशों को एक दूसरे के बॉर्डर का सम्मान करना चाहिए। यानी कि चाइना की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमें एक दूसरे के बॉर्डर का सम्मान करना चाहिए, किसी प्रकार किसी की सीमा को, जो नियम है उसको उल्लंघित नहीं करना चाहिए, किसी में कोई हस्तक्षेप हमें नहीं करना चाहिए। ये इशारा उन्होंने सीधे किसकी तरफ किया,
चाइना की तरफ के, क्योंकि चाइना से हमारे ये बॉर्डर इशू चल रहे हैं। तो उन्होंने एससीओ की इस बैठक में चाइना की तरफ बहुत पुरजोर तरीके से अपनी बातों को उन्होंने कहा। फिर उन्होंने अगला पॉइंट बोला कि यूएनसी में सुधार। उन्होंने बोला कि यूएनसी में सुधार तभी होगा जब विकासशील देशों की हिस्सेदारी मिलेगी, ठीक है, यानी एससीओ देशों को इसके लिए पहल करनी चाहिए। उन्होंने बोला कि यूएनसी में सुधार करने की जरूरत है, इसमें अफ्रीका जैसे, भारत जैसे, जापान जैसे, जर्मनी देशों को शामिल करने की जरूरत है। जब विकासशील देश जुड़ेंगे तो विकासशील देशों की समस्या की और आवाज़ उठाएंगे, और पूरा, क्योंकि यूएनसी में अभी सबका, सभी देशों का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो सबके प्रतिनिधित्व के लिए विकासशील देशों की हिस्सेदारी उसमें जरूरत है, ठीक है। तो इसने बोला कि एससीओ को मंच को इसको बढ़ावा देना चाहिए, एससीओ द्वारा इसकी बात को उठाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बोला कि स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पहल करना चाहिए। उन्होंने बोला कि भारत ने स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए कई पहल की है, उसको एससीओ देश अपना सकते हैं, यानी कि भारत के द्वारा जो भी इन्वायरमेंट और स्वास्थ्य संबंधित जो भी कार्य किए गए हैं उसको एससीओ देशों को अपनाना चाहिए। इसलिए बोला कि जंग से विकास पर असर पड़ेगा। उन्होंने बोला कि जो भी समय इस प्रकार इस समय रसिया यूक्रेन वार चल रहा है, रसिया युद्ध चल रहा है, उससे निपटने के लिए, उससे वो हमारे लिए बहुत खतरा है, क्योंकि उससे हमारा विकास बाधित होगा और देश में अराजकता फैलेगी, डेवलपमेंट नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, ठीक है। तो दुनिया कोरोना से बीमारी जैसे जंग से अभी जूझ रही थी, ठीक है, जूझ रही है भी है, तो क्लाइमेट चेंज से सप्लाई चेन तक कई मुश्किलें हैं, ठीक है। इससे क्या असर पड़ा, विकास, हमें विकास पे इसका असर पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से इन्होंने मुख्य जोर दिया कि हमें इन सब चीज़ों से निपटने की ज़रूरत है, ठीक है, और इसके लिए हमें जंग नहीं चाहिए, हमको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ऐसी कोई भी समस्याएं होती हैं जो युद्ध को बढ़ावा देती है, उससे हमें युद्ध ना करके हमें बातचीत करने की ज़रूरत है। तो इन 5 बिंदु पर इन्होंने अभी हाल ही में जो 15-16 अक्टूबर की बैठक हुई है, उन बैठक को उन्होंने इन 5 बिंदुओं पे जोर देकर बोला। इसके अलावा उन्होंने चीन की जो ओबोर योजना है, ओबोर यानी वन बेल्ट ओ बोर, ठीक है, वन बेल्ट वन रोड की आलोचना, इस योजना को उन्होंने क्या किया, आलोचना किया है, इसका समर्थन नहीं किया है, क्योंकि जो भी देश थे एससीओ की, वो सभी देशों ने इस चाइना के देश का इस योजना का समर्थन किया है, यानी वन बेल्ट वन रोड, ठीक है, जो कि चाइना से होते हुए साउथ ईस्ट होते हुए पूरा एशिया तक जा रहा है रोड, ठीक है। तो उसकी भारत ने इसका समर्थन नहीं किया, क्योंकि इसमें एक जो इसका पार्ट है वो सीपेक जिसको बोलते हैं, चाइना पक इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो कहाँ से जा रहा है, वो जा रहा है पीओके से, ठीक है। तो भारत, चूंकि भारत पीओके को भारत का हिस्सा मानता है, इसलिए उन्होंने इस पर साइन नहीं किया। अगर भारत इस पर साइन कर देगा तो पीओके पाकिस्तान का हो जाएगा, एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से माना जाएगा, इसलिए भारत इस पर साइन नहीं किया, क्योंकि पीओके भारत का हिस्सा है, इसलिए भारत ने इस योजना पर अभी तक साइन नहीं किया है, ठीक है। तो ये इन्होंने इस साल के जो बैठक हुई है 2024 में, भारत ने इन चीज़ों पे एससीओ में जोड़ दिया है। तो एससीओ इस संगठन की बहुत ज़्यादा रिलेवेंसी है, ठीक है। ये एक दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बहुत अच्छा, बहुत इसमें जो देश सम्मिलित है बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देशों के इसका मेंबर बनना बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही रिलेवेंट है, क्योंकि यूएनसी ऐसे मुद्दों पे, या जो मुद्दों पे ये मिल के आवाज़ उठाएंगे तो यूएनसी में सुधार होने की आशंका रहेगी, ठीक है। और ये एक ऐसा क्षेत्रीय मंच है, जब अगर फ्यूचर में अगर कभी यूनाइटेड नेशन अपनी प्रासंगिकता अगर नहीं उसने सुधार किया तो उसकी प्रासंगिकता खो बैठेगा, और यही देश मिलकर अपनी क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान कर लेंगे, क्योंकि ये क्षेत्रीय संगठन है। तो ये देश ही मिलकर, ब्रिक्स हो गया, एससी हो गया, ये मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही कर लेंगे, फिर यूएनसी देश की कोई बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर यूएनसी ने समय रहते पे सुधार नहीं किया तो इन संगठनों की प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है।